हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अब हम पढ़ रहे थे इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एम्पलीट्यूड। इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। और जैसे हमने बताया कि एम्पलीट्यूड डिवीजन का मतलब ये है कि जैसे कोई वेव है, लेट अस से साई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अगर इसमें कोई इनिशियल फेज है तो नॉर्मली ये जीरो रखते हैं। साइन वेव जैसे जीरो से स्टार्ट होती है, ये कोस हो जाती है अगर फाई वैल्यू 90 डिग्री है। तो मान लो ये वेव ना किसी मीडियम पे इंसिडेंट होती है, तो यहाँ से कुछ रिफ्लेक्शन होगा और कुछ इस नॉर्मल के साथ अगर एंगल बनाए ट्रांसमिशन होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। So this is law of reflection. So I and I are same, and this is governed by Snell's law. Mu is equal to sin I by sin R. तो इसमें देखो एम्पलीट्यूड A जो है ना, ये A1 एंड A2 में डिवाइड हो गया है, राइट। तो यहाँ पर भी कोई दूसरा मीडियम है तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर भी अगर हम बनाए ये रिफ्लेक्शन होगा और फिर यहाँ से ट्रांसमिशन होगा। तो देखो अब ये जो है ना रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड्स हुए। ये वाला दूसरा पेन ले लेते हैं कलर डिस्टिंग्विश करने के लिए। ये वाला एंड ये वाला, दीज टू आर रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड्स। तो इसमें क्या हुआ, एम्पलीट्यूड जो है डिवाइड हो गया है। डिवाइडेड एम्पलीट्यूड मतलब इसका एक आप 50% मान लो इधर गया, 50 में से ये 50 इधर गया और फर्दर 50 का फिर ये 25 इधर गया, 25 इधर गया। तो मतलब ये इस तरह से these two amplitudes are divided amplitudes and these divided amplitudes are going to interfere and will give you maximum and minimum। तो यहाँ पर भी जैसे एक रिफ्लेक्शन होगा और ये जैसे ये वाले दो हो गए हैं रिफ्लेक्ट ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड्स। तो इसमें भी एम्पलीट्यूड जो है डिवाइड हो चुका है। तो इन सब केसेस का हमने इस केस का बताया था, पाथ डिफरेंस निकाल लिया था कि ये वाला पाथ और यहाँ पे गई रे और यहाँ पर गई रे, ये वाला पाथ, इन पाथ का डिफरेंस निकाल लिया था हमने। और ये इंडेक्स म्यू है, लेट अस से ये एयर है, म्यू या म्यू लिखते हैं जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम फिल्म, लेट अस से वाटर है या कुछ भी कोई ऐसा इंडेक्स है जिसका एयर से इंडेक्स ज्यादा है। तो हमने कंडीशंस निकाली थी। कंडीशंस आई थी हमारी पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू एन लैम्डा, और एडिशनल पाथ हमें लिखना होता है लैम्डा बाई 2 बिकॉज light is reflected from a denser medium, a rarer medium to the denser medium। मतलब वाटर एयर से वाटर में गई है तो रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये 2 म्यू टी तो पाथ डिफरेंस है ही, आर को तो है ही, उसके साथ लैम्डा बाई 2 वाली टर्म भी आ जाती है क्योंकि लाइट जो है रेयर मीडियम डेंसर मीडियम की तरफ जाते हुए रिफ्लेक्ट हुई है। तो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम। तो इसको अगर राइट हैंड साइड में ले जाओगे क्योंकि लैम्डा वाली टर्म से एक साथ इकट्ठे करते हैं, तो 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू n minus 1 by 2 lambda। This is the condition for maxima। Similarly, if this side is n minus half lambda or n plus half lambda, then it will give you a minima। तो ये लिख लो 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू n लैम्डा, क्योंकि यहाँ पर हमें मतलब n माइनस हाफ लैम्डा या n प्लस हाफ लैम्डा लिखना पड़ेगा और लैम्डा बाई 2 इधर भी है, तो ये कैंसिल हो गए, मिनिमल कंडीशन मिल जाएगी। मतलब हमें अल्टीमेटली ये होता है लैम्डा बाई 2 इधर है और लैम्डा बाई 2 इधर है। ये बेसिकली 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 होता है। तो ये वाला लैम्डा बाई 2 उधर जाएगा तो ये माइनस हाफ एंड प्लस हाफ विल कैंसिल, सो आई गेट अल्टीमेटली 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू n लैम्डा। ये जो कंडीशन है मिनिमा की कंडीशन है, मतलब डार्क बैंड दिखाई देगा। देखो इसमें 3-4 पैरामीटर्स हैं, आपको इंडेक्स का मैटर है,
थिकनेस ऑफ द फिल्म या इंडेक्स जो भी है आपका, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वेवलेंथ ऑफ लाइट. So these are the parameters which governs whether there will be a maxima or there will be a minima. तो ये कंडीशंस बेसिकली जब है जब लाइट जो है एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है. मतलब ये हो रहा है, यहाँ से यहाँ गई है, ये यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ से यहाँ गई है. तो ये जो एम्पलीट्यूड्स हैं इंटरफेयर करके इन कंडीशंस को फॉलो करेंगे मैक्सिमा के लिए और मिनिमा के लिए. तो आपको मैक्सिमा या मिनिमा दिखेगा. और ये जो रिफ्लेक्शन है, दिस इज फ्रॉम एयर टू लेट अस से वाटर और ग्लास, मतलब जिसका इंडेक्स एयर से ज्यादा है. यहाँ पर फिर से एयर है, तो कंडीशंस बदल जाएंगी अगर डेंसर से रेयर में हो रहा है. तो अगर डेंसर से रेयर में हो रहा है रिफ्लेक्शन, तो मैक्सिमा की कंडीशन जो है वो मिनिमा की बन जाएगी, और जो मिनिमा की कंडीशन है वो मैक्सिमा की बन जाएगी. जैसे ट्रांसमिशन का केस है, ट्रांसमिशन के केस में हमने बताया था जो 2 म्यू टी कोस आर पाथ डिफरेंस आएगा उसमें लैम्डा बाई 2 नहीं रखना है, क्योंकि वो जो रिफ्लेक्शन है, जैसे ये अगर मान लो यहाँ पर ग्लास है और यहाँ पर भी ग्लास है और बीच में एयर है, तो ये क्या हुआ, डेंसर से रेयर में गई ना. ये डेंसर है, ग्लास इज डेंसर, ग्लास का इंडेक्स हाइयर है, एयर का लोअर है. तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होगा और यहाँ पर जो ट्रांसमिशन होगा और फर्दर रिफ्लेक्शन होगा, तो ये तो रिफ्लेक्शन है ग्लास से एयर में, तो इसकी वजह से तो कोई इंडेक्स चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है फेज चेंज जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तब आएगा एडिशनल लैम्डा बाई 2, अदरवाइज नहीं आएगा. तो यहाँ पर जो इंटरफेरेंस होगा, पाथ डिफरेंस कंडीशन जो है 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू एन लैम्डा, यही होगी मैक्सिमा के लिए. और 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा, 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू एन प्लस या हाफ लैम्डा, कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये तो फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस से मतलब है. ये कंडीशन हो जाएगी मिनिमा की. और हमने ये भी जान लिया था कि जो वो ग्लास यहाँ पर लेते हैं, बाहर एयर लेते हैं, तो जो ट्रांसमिशन का जो केस है उसमें भी यही है मैक्सिमा की और मिनिमा की कंडीशन. ओके, तो नाउ लेट अस मूव हैंड. और इसमें जो हमने ना कुछ बातें हैं कि जैसे एक एक्सटेंडेड सोर्स की जरूरत पड़ती है. अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है ना, तो थिन फिल्म से इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है तो हमें एक्सटेंडेड सोर्स चाहिए. एक्सटेंडेड सोर्स का मतलब ये है यहाँ पर कि जैसे मान लो अगर मैं ये सोर्स एस ले लेता हूँ, तो इसमें तो ऐसे जाएगी लाइट, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ आएगी, यहाँ ट्रांसमिट भी होगी, जैसे यहाँ ट्रांसमिट हुई है, यहाँ से रिफ्लेक्ट भी होगी और ऐसे जाएगी. तो देखो ये रे और ये रे हैं ऐसे मीट करी, और मान लो ये जो है ना थोड़ा दूसरे डिस्टेंस पॉइंट पे है यहाँ पर कहीं पे, तो ये सेम स्टोरी यहाँ पर भी होगी. यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, ट्रांसमिशन होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, ट्रांसमिशन होगा, और यहाँ से फिर से रिफ्लेक्शन. तो देखो ये वाले एम्पलीट्यूड और ये वाले एम्पलीट्यूड ये मीट नहीं कर रहे हैं, तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है ना अच्छा दिखाई नहीं देगा. इसकी बजाय अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन है, एक सोर्स ना हो, एक एक्सटेंडेड सोर्स है, तो यहाँ से रे जो आएंगी वो ऐसे जाएंगी और ऐसे जाएंगी, थोड़ा गैप कम हो जाएगा इन दोनों का. तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से भी रिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ से ट्रांसमिशन होगा, यहाँ से भी ट्रांसमिशन होगा. तो इस नॉर्मल के साथ ऐसे जाएगी, इस नॉर्मल के साथ ऐसे जाएगी, और फिर यहाँ से जो है ना रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से जो है ना रिफ्लेक्शन होगा. तो फिर ये देखो ये वाली रे जो है ना इनसे देखो इनसे मैच आ गई, मतलब इस विसिनिटी में आ गई. तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन जो है ना वो अच्छा होगा, तो इसको बोलेंगे हम एक्सटेंडेड सोर्स. एक शार्प पॉइंट ना हो गए सोर्स जो है ना, एक एक्सटेंडेड सोर्स हो गया. तो इसलिए हमें एक्सटेंडेड सोर्स चाहिए एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए यूजिंग अ थिन फिल्म. तो हमने कंडीशंस निकाली थी मैक्सिमा और मिनिमा की, और वो आई थी 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू एन माइनस हाफ लैम्डा. ये जब किसी ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें कलर्स हमें दिखाई देंगे अगर,
या मैक्सिमा मिनिमा दिखेंगे जब हमें वाइट लाइट सोर्स यूज किया है। तो देखो ये डिपेंड कर रहा है म्यू पे, टी पे एंड आर पे। एन की वैल्यू जो है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड लाइकवाइज वी हैव एन लैम्डा फॉर मिनिमा। तो जो है ना, हम अगर वाइट लाइट यूज कर रहे हैं इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट ना यूज करके, तो हमें जैसे सोप बबल में कलर्स दिखाई देखे हैं बच्चों ने शायद, जब छोटे बच्चे जब भी करते हैं, खिलौने आते हैं मार्केट में कि वो सोप सोल्यूशन लेते हैं और उसमें ऐसे वो डिप करके उसको फूक मारते हैं, तो उनको ना बबल्स दिखते हैं और बबल्स में कलर दिखाई देते हैं। तो वो बेसिकली क्या है, वो भी कलर्स, दैट इज कलर्स इन थिन फिल्म। एंड उसका रीजन जो है वो ये है कि जो पाथ डिफरेंस कंडीशंस हैं वो इस तरह से सेटिस्फाई हो जाती हैं कि वहां पर मैक्सिमा दिखेगा या मिनिमा दिखेगा। तो मतलब कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कलर एब्सेंट होते हैं। तो एब्सेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पर जो कंडीशन जो है मैक्सिमा, कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमा की जो है सेटिस्फाई नहीं हो पाती, वहां पर डिस्ट्रक्टिव मैक्सिमा की कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाती है। तो इसलिए हमें जो है कलर्स दिखाई देते हैं थिन फिल्म में जब हम सोप सॉल्यूशन वगैरह यूज करते हैं। और जो थिन फिल्म अगर हमारी ना बहुत ही ज्यादा वो है, थिन है, तो थिन में तो टी का जो कंसेप्ट है वो हट ही जाएगा। वेरी थिन, वेरी थिन में टी का कंसेप्ट हट जाएगा, तो खाली λ/2 बचेगा, तो वहां पर आपको मिनिमा ही दिखाई देगा। तो मतलब पार्ट डिफरेंस जो है ना आपका, पार्ट डिफरेंस अगर 2 म्यू टी कोस आर प्लस λ/2 इक्वल टू एन लैम्डा, ये है ना मिनिमा के लिए। तो देखो ये टी की थिकनेस अगर बहुत कम हो जाएगी तो ये खाली λ/2 बचेगा इधर, और ये एन लैम्डा, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो जो बहुत ही थिन फिल्म्स होती हैं वहां पर आपको रिफ्लेक्शन में डार्क दिखाई देगा, मतलब वो आपको दिखेंगे नहीं, सॉर्ट ऑफ इनविजिबिलिटी वाली बात है। और अगर थिक हो जाएंगी तो ये वाला टर्म मोरलेस इसके बराबर हो जाएगा और आपको जो है ना ब्राइट दिखेंगी। तो जो थोड़ी वाइडर मतलब थिकनेस की जो फिल्म्स हैं वो आपको रिफ्लेक्शन में दिखाई दे जाती हैं, वो नहीं दिखती हैं जो थिन होती हैं। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म्स की। NRF, नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म, मतलब जब चश्मा जैसे हम पहनते हैं ना, तो चश्मा तो पहनना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास लाइट आनी जरूरी है। नहीं, जैसे लेंस चश्मे का, तो यहाँ से लाइट आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं, तो देखो इंडेक्स बदल गया ना, और इसके बाद आगे जाती है ये। तो इंडेक्स बदल गया तो रिफ्लेक्शन भी होगा, वापस भी तो जाएगा ना, जो रे आ रही है वो वापस जाएगी। तो ये जो वापस जा रही है ना, ये लॉस है, दिस इज लॉस। मतलब जो सिग्नल आ रहा था ना वो पूरा ना आके रिफ्लेक्शन की वजह से लॉस हो गया। चश्मा लगाना नेसेसिटी है, तो कुछ तो करना पड़ेगा कि वो जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो रिफ्लेक्शन का जो लॉस हो रहा है उसको हम मिनिमाइज कर सकें। तो वो एक टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म। तो इसमें एक स्टोक्स लॉ है, ये स्टोक्स लॉ, जैसे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। स्टोक्स लॉ में क्या है, बेसिकली मान लो हमारे पास ये इंडेक्स मीडिया है, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है। तो इंडेक्स 1 से अगर हमारे पास लेटर से एम्पलीट्यूड ए आया और ये रिफ्रैक्ट हुआ और ये ट्रांसमिट हुआ, सॉरी ये ट्रांसमिट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ, तो ए का ए टी रिफ्लेक्ट हुआ, ट्रांसमिट हुआ, और ए आर रिफ्रैक्ट हुआ। तो इसमें हम रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट अगर लिखें, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आपने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है वो हो जाएगा फर्स्ट का इंडेक्स, ये μ1 है, ये इंडेक्स μ2 है। फर्स्ट मीडियम का इंडेक्स माइनस सेकंड मीडियम का इंडेक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मीडियम। सिमिलरली अगर मुझे ट्रांसमिशन लिखना है तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स फर्स्ट मीडियम का इंडेक्स डिवाइडेड बाय फर्स्ट मीडियम प्लस सेकंड मीडियम। मतलब इनको अगर आप ऐड करोगे तो वो 1 हो जाएगा। इफ यू ऐड दीज टू क्वांटिटीज यू विल गेट 1।
तो अब सिचुएशन मैं बदल देता हूँ थोड़ी सी, यहाँ पे मीडियम 2 लेता हूँ, मीडियम यहाँ पे 1 लेता हूँ। तो यहाँ से लाइट आ रही है, लेटस से ए एम्पलीट्यूड आ रहा है और ये रिफ्लेक्ट ट्रांसमिट हुआ ए टी डैश लेटस से और रिफ्लेक्ट हुआ ए आर डैश। तो सिमिलरली आई विल राइट रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। सो लेट मी राइट आर डैश। देखो बदल जाएंगे ना, μ1 μ2 जो है बदल गया। रिफ्लेक्शन की कंडीशन से हमें पता है फर्स्ट का इंडेक्स माइनस सेकंड का इंडेक्स, तो मैं लिखूंगा फर्स्ट इज हेयर μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय फर्स्ट इंडेक्स प्लस सेकंड इंडेक्स। सिमिलरली आई राइट टी डैश, ये कुछ नहीं है, टी डैश विल बी 2 टाइम्स फर्स्ट का इंडेक्स, फर्स्ट यहाँ पे 2 है, डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड। तो ऐड करो तो फर्स्ट सेकंड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो आर जो है हमारा, आर डैश जो है सिंपली यहाँ से देख सकते हो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, आर इक्वल टू माइनस ऑफ आर डैश। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं 1 माइनस टी मल्टीप्लाइड विद टी डैश, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं मेरे पास टी है, मेरे पास टी डैश है, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 4 म्यू डैश स्क्वायर, म्यू इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आई विल राइट डायरेक्टली विदाउट मेकिंग एनी शॉर्टेज ऑफ टाइम, μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई μ1 प्लस μ2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये क्वांटिटी क्या है, ये तो r है ब्रैकेट वाली टर्म, तो r स्क्वायर हो गया। तो ये जो 1 माइनस टी डैश जो है दिस केम आउट टू बी आर स्क्वायर। तो इसको स्टोक रिलेशन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टोक्स रिलेशन। मतलब ये रिलेट कर रहा है एम्पलीट्यूड्स को, ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड्स को। जब लाइट यहाँ से मतलब रेयर मीडियम से डेंसर जाएगी या डेंसर मीडियम से रेयर जाएगी, तो इट सो हैपन दैट देयर एम्पलीट्यूड्स आर गिविंग दिस रिलेशन, सो दिस इज कॉल्ड स्टोक्स रिलेशन। ओके, सो वी वर ऑन द नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म NRF। अब हमें लॉजिक समझना है कि रिफ्लेक्शन जीरो कैसे होगा। मतलब लाइट जो आ रही है लेंस के ऊपर, जो गिर रही है ना लेंस के ऊपर लाइट, वो वापस जाए ना तो उसमें मिनिमा आना चाहिए। मतलब ये जा रही है ऐसे, तो वापस जो है ना, इसकी जो कंडीशन है, हमने फिल्म को ऐसे रखना है, इस तरह से उसके इंडेक्स को डिसाइड करना है कि वहां पर जो है रिफ्लेक्शन जो है ना, तो वहां पर मिनिमा की कंडीशन आ जाए, डार्क हो जाए। रिफ्लेक्शन में डार्क दिखे, डार्क दिखेगा मतलब इंटरफेरेंस जो है डिस्ट्रीब्यूशन है लाइट का, रीडिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम रिफ्लेक्शन में अगर जीरो दिखेंगे तो वो चीज कहाँ जाएगी, एब्सेंट तो हो नहीं सकती, तो वो हमें ट्रांसमिशन में दिखाई देगी, तो वो बन जाएगी नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म। जैसे मैं 3 इंडेक्स ले लेता हूँ, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है और ये एयर है लेटेस्ट से। तो ये इंडेक्स का ऐसे डिसाइड हो रहा है कि इसका इंडेक्स इससे ज्यादा है, इसका इंडेक्स इससे ज्यादा है, तो एयर का मिनिमम है और ये μ2 जो है इसका हाईएस्ट है। तो यहाँ पर कोई फिल्म ले लेता हूँ एफ, म्यू एफ, और ये ग्लास है लेटेस्ट से म्यूजी। तो मुझे पता है कंडीशन, और यहाँ पर मान लो नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, तो आर को मैं जीरो ले सकता हूँ। जो कंडीशन है ना 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू एन लैम्डा। देखो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होगा ना फर्स्ट मीडियम, तो पाथ डिफरेंस जो कैलकुलेट करेंगे हम इस फिल्म में, उसमें λ/2 टर्म नहीं डाली है मैंने यहाँ पे। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम, क्योंकि λ/2 टर्म नहीं आई है, लाइट जो है एयर से डेंसर में गई और फिर यहाँ से जो रिफ्लेक्शन हुआ वो भी डेंसर में गया, तो λ/2 दोनों तरफ से आ गया, λ/2 प्लस λ/2, तो वो लैम्डा ही हो गया। तो एन का वैल्यू बदल गया समझो उससे। तो सो अल्टीमेटली हमारा जो कंडीशन जो है मैक्सिमा का ये बना, और इसी तरह से मिनिमा का बनेगा 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू n माइनस हाफ लैम्डा। तो इसमें देखो अगर मेरा r जीरो है, नॉर्मल इंसिडेंस केस है, तो रिफ्रैक्शन भी जीरो ही होगा मोर और लेस। तो यहाँ पर मैं इसको 1 ले सकता हूँ, तो ये बन गया 2 म्यू टी इक्वल टू
ये बन गया n-12 लैम्डा। तो इसमें बेसिकली हमारे पास एक रिलेशन आ गया, n को अगर मैं 0 ले लूं तो ये बन गया हमारा 1/2 लैम्डा। और यहां से अगर मैं म्यू टी लिखना चाहूं, म्यू टी केम आउट टू बी λ/4। तो यहाँ पर टी भी लिख सकता हूँ, म्यू भी लिख सकता हूँ, λ/4 म्यू। तो ये होगी थिकनेस। अगर मुझे थिकनेस पता है तो मैं इंडेक्स बता सकता हूँ फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ कि कितना, किस इंडेक्स का लेना पड़ेगा। अगर मुझे म्यू पता है तो टी बता सकता हूँ, टी पता है तो म्यू बता सकता हूँ फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो ये इंडेक्स ऑफ द फिल्म है, ये थिकनेस ऑफ द फिल्म है। तो ये कंडीशन हमने इस तरह की कोई लेयर लगा देनी है यहाँ पर, ये जो फिल्म है ना इस ग्लास के ऊपर, ताकि रिफ्लेक्शन जो है मिनिमाइज हो सके, जीरो हो सके। तो इसको बोलते हैं हम नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म। दिस इज कॉल्ड नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म्स।